ओके फ्रेंड्स, बोर्ड एक्सप्रेस में हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में हम अब आ गए हैं स्पेशिएशन। जो पिछले लेक्चर में हमने किया, तो स्पेशिएशन होता कैसे है, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, नए स्पीसीज कैसे बनते हैं। तो उसके तीन तरीके हैं जो मेन है जिससे नए स्पीसीज बनते हैं। पहला जैसे है जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये नाम पहले भी आया है जिसका मतलब आप जान चुके होंगे, नहीं तो फिर एक लाइन में समझिए। एलील्स जो होते हैं मीन्स जीन का पेयर, जो एक कैरेक्टर है, कोई भी एक गुण है, उसको डिसाइड करने के लिए टू जीन्स होते हैं, वो पेयर में होते हैं, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, ये जो हमने पहले पढ़ा है। तो अगर इनमें कोई जीन पेयर में, या जिनको हम क्या बोलते हैं एलील्स, अगर इनकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज आ जाता है, कोई परिवर्तन आ जाए, तो उसकी वजह से जो घटित होगा उसी का नाम क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट। मीन्स ये रैंडम चेंज है इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील्स और जीन पेयर, इससे स्पेशिएशन आ सकता है, मीन्स नए स्पीसीज बन सकते हैं, बनते हैं। दूसरा है नेचुरल सिलेक्शन, जो हमने पढ़ा कि नेचर सिलेक्ट करती है, जैसे बीटल्स और क्रो का एग्जांपल हमने पढ़ा कि जो रेड बीटल्स थे वो सिलेक्ट कर लिया, जो भी पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा। तो नेचर जब सिलेक्ट करती है, और वो कैसे करती है कि जो फिटेस्ट होता है, जो रह सकता है एनवायरनमेंट में, वो बच जाता है, फिर आगे उसी की जनरेशन्स आगे चलती हैं और वो फिर सर्वाइव करने के लायक हो जाते हैं। यानी कि फिटेस्ट, यानी कि जो सूटेबल है उस एनवायरनमेंट में, वो बच जाता है, दूसरा ख़त्म हो जाता है। ये नेचुरल सिलेक्शन है, इसके द्वारा भी नए स्पीसीज बनते हैं। और एक है जियोग्राफिकल आइसोलेशन, जिसमें हमने पढ़ा कि कोई जियोग्राफिकल बैरियर बीच में आ जाता है, जैसे रिवर है या माउंटेन्स हैं, वो बीच में आ गई। तो जो एग्जांपल हमने पढ़ा, एक ही साइड में है, बीच में रिवर है, दूसरे ही साइड में है, तो ये क्या हो गया, जियोग्राफिकल आइसोलेशन, मीन्स ये अलग अलग हो गई। इसकी वजह से क्या होगा, इनका और इनका आपस में कोई संपर्क नहीं होगा, कोई कांटेक्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से इनमें जीन्स का फ्लो भी नहीं होगा, मिक्स नहीं होंगे। तो ये जियोग्राफिकल के साथ साथ अब क्या हो गया, ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन भी हो गया। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होगा, यानी कि अलग अलग हो गए दोनों, तो जीन फ्लो नहीं हुआ। तो इससे भी क्या होगा, ये अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स बनेंगे, ये अलग टाइप के बनेंगे। तो इसको कहते हैं जियोग्राफिकल आइसोलेशन। तो ये 3 मेथड्स हैं मेन, जिनके द्वारा नए स्पीसीज का निर्माण होता है, मीन्स स्पेशिएशन होता है। कौन से हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट, दूसरा है नेचुरल सिलेक्शन, तीसरा है जियोग्राफिकल आइसोलेशन। अब इवोल्यूशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, चल रहे हैं इस चैप्टर में, सेकंड हाफ में। तो इवोल्यूशन क्या है आप समझ चुके हैं, जो ओल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे नए बनते हैं, उसको इवोल्यूशन कहते हैं। इवोल्यूशन कैसे होता है, उसके मेन 2 मेथड्स हैं। पहला है स्पेशिएशन, इसके द्वारा इवोल्यूशन होता है। दूसरा कौन सा है, नेचुरल सिलेक्शन। अब इसके बारे में लेमार्क ने अलग थ्योरी दी, बाद में डार्विन ने थ्योरी दी। तो हम केवल उनकी बात करेंगे जो आपके सिलेबस में हैं, क्योंकि हमने 10+2 की बायो नहीं करनी। तो यहाँ पर सीधा सा आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डार्विन्स थ्योरी। डार्विन ने क्या बताया। 1809 में जन्म उनका हुआ और 82 में ये इस धरती को छोड़कर चले गए। इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे, इन्होंने 22 ईयर्स के थे तब अपनी एक यात्रा शुरू की, और अमेरिका, साउथ अमेरिका साइड में आइलैंड्स पर लगातार 5 साल ये डिस्कवरी करते रहे, एक्सपेरिमेंट करते रहे। लेकिन इसके बाद फिर आके ये ब्रिटेन में सेटल हुए और उसके बाद कहीं नहीं गए, अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स वहीं किए, और काफ़ी कुछ बातें इन्होंने इवोल्यूशन के बारे में या नए स्पीसीज कैसे बनते हैं इसके बारे में बताई। तो देखो, इनकी जो थ्योरी है उसके मेन पॉइंट्स, इन्होंने एक बुक भी लिखी, बहुत फेमस है, ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि इनकी बुक का क्या नाम था। तो जो डार्विन ने बुक लिखी उसका नाम था ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की उत्पत्ति, कैसे जीवन बना, ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये बुक इन्होंने लिखी थी। और अगर एक लाइन में कोई आपसे पूछे कि इन्होंने क्या कहा था, 1 लाइन में बताइए, थ्योरी एक्सप्लेन नहीं, तो आप बताएंगे, ये पहले भी जिक्र हुआ होगा, फिटेस्ट विल सर्वाइव। ये दुनिया का नियम भी है और ये इनका नियम भी है। डार्विन ने बताया फिटेस्ट विल सर्वाइव, जो फिट होगा, सूटेबल होगा एनवायरनमेंट में, वो सर्वाइव करेगा, वो रहेगा, और जो कमज़ोर होगा, वीकेस्ट विल पेरिश अवे,
जो कमज़ोर होगा वो नष्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ये बताया इन्होंने। तो डार्विन की थ्योरी को 3 पॉइंट्स में हम समेट रहे हैं, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, इससे बड़ा तो क्या पूछेंगे इसमें। तो आपको याद रखने हैं पहला पॉइंट इनकी थ्योरी के जो मेन बात है वो हमने ले लिए। पहला ये है कि जो नए स्पीशीज़ बनते हैं वो हमेशा पुराने जो स्पीशीज़ हैं उन्हीं से डेवलप होकर बनते हैं। मींस जो ओल्ड वन हैं, ओल्ड स्पीशीज़ हैं, उनमें इवोल्यूशन होता है और उस इवोल्यूशन से क्या होता है, नए स्पीशीज़ बनते हैं। ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया कि ये इवोल्यूशन हुआ कैसे। उसके मेन 2 मेथड्स हैं, 2 तरीके हैं। एक तो है जेनेटिक ड्रिफ्ट, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो चेंज है एलील्स में वो, और दूसरा है नेचुरल सिलेक्शन। इसीलिए इसको डार्विनिज्म भी कहते हैं या डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं, कि नेचर सेलेक्ट करती है, जो सूटेबल होता है वो बच जाता है, जो नहीं है वो ख़त्म हो जाता है। और आखिरी बात, जब ये इवोल्यूशन होगा तो हमेशा ये ऐसी डायरेक्शन में होगा, इस तरह से होगा कि जो सर्वाइव कर रहे हैं उनको फ़ायदा हो, वो आगे बढ़े। मीन्स जिसको क्या कहते हैं, सर्वाइवल एडवांटेज, इसको हमेशा फेवर किया जाएगा। तो डार्विन के बारे में ये आपको 3-4 पॉइंट्स याद करने हैं। अब बढ़ते हैं आगे कि हमारे पास क्या प्रूफ हैं कि इवोल्यूशन हुआ है, एविडेंस क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। अब नेक्स्ट है ट्रेसिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। तो इवोल्यूशन जब हो रहा होता है तो उसमें कैसे रिलेशनशिप्स डेवलप होते हैं ऑर्गेनिजम्स के बीच में। तो बिल्कुल आसान सी बात है, सिंपल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, इवोल्यूशन का मतलब ये है कि सिंपल से क्या होते जाएंगे, कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे। तो जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, उनमें इवोल्यूशन होता है, और इवोल्यूशन के बाद उनसे क्या बनते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। और ये अलग अलग वैरायटी के बनते चले जाते हैं, 1, 2, 4 इस तरह से अलग अलग वैरायटी के, और इस तरह से डेवलप होते हैं। अब एविडेंस ट्रेसिंग मीन्स अगर इसका हम पता करें, डिटेल में जाएं तो क्या क्या बातें हमें मिलती हैं। तो वहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है वो है होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन्स के बारे में। बहुत ही आसान सी बातें हैं। होमो का मतलब ही क्या होता है, जहाँ भी ये वर्ड आए सेम। तो होमोलोगस ऑर्गन्स वो हैं जिनका अगर आप ओरिजिन देखेंगे, मीन्स बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे, तो वो क्या होगा, सिमिलर होगा, एक जैसा होगा, बिल्कुल एक जैसा दिखाई देगा। लेकिन वो जब काम करेंगे, जो फंक्शंस हैं वो अलग अलग मिलेंगे आपको। तो ऐसे ऑर्गन्स विच हैव सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर बट देयर फंक्शंस आर डिफरेंट, तो वो क्या होते हैं, होमोलोगस ऑर्गन्स। जैसे अगर मैं लिम्स की बात करूं एनिमल्स में, लिम्स जैसे लिम्स अपने अंदर हैं, हाथ और पैर, इनको लिम्स कहते हैं। तो 4 लिम्स एंड हिंड लिम्स इस तरह से होते हैं। तो 4 लिम्स हैं, तो 4 लिम्स क्या होते हैं, मतलब 4 लिम्स जो हैं रेप्टाइल्स में भी हैं, फ्रॉग में भी हैं, बर्ड्स में भी हैं, ह्यूमन बींग्स में भी हैं। तो इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ओरिजिन है, वो सिमिलर है, एक जैसा है, लेकिन ये काम अलग अलग करते हैं। जैसे अगर मैं रेप्टाइल्स की बात करूं तो रेप्टाइल्स में जो लिम्स हैं उसकी मदद से वो क्या करते हैं, रेंग कर चलते हैं, क्रॉल करते हैं। अगर फ्रॉग है तो फ्रॉग में लिम्स की सहायता से वो क्या करता है, फ्रॉग जंप करते हैं। तो अलग काम, देखो बेसिक स्ट्रक्चर सेम था लेकिन काम क्या किया, अलग अलग किया। इसी तरह बर्ड्स हैं, बर्ड्स उनकी मदद से फ्लाई करते हैं या कहीं लटकते हैं, होल्ड करते हैं कहीं पेड़ पर या कहीं भी। ह्यूमन बींग्स हैं तो वो चलते फिरते हैं, दूसरे काम करते हैं, वॉक। तो सबके फंक्शन अलग अलग हैं लेकिन इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है। इससे हमें एक बात पता लगती है, इससे कंक्लूजन क्या निकला कि बेसिक स्ट्रक्चर सेम है। इससे कंक्लूजन ये निकला कि दे हैव इवोल्व फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर्स, कॉमन एंसेस्टर्स से वो बने हैं। और ये बात एनिमल्स में नहीं, प्लांट्स पर भी लागू होती है। जैसे प्लांट्स अगर हैं तो इनमें भी क्या होता है, होमोलोगस ऑर्गन्स होते हैं। जैसे कैक्टस स्पाइन है और पी मटर जो है, पी टेंड्रिल, ये भी ऐसे ही हैं, फंक्शन अलग हैं, बेसिक डिज़ाइन या स्ट्रक्चर इनका सेम है। एनालोगस ऑर्गन, अब इससे उल्टे चलो क्या करोगे, जिनका बेसिक स्ट्रक्चर डिफरेंट है, अलग है, लेकिन उनके फंक्शन एक जैसे हैं, सिमिलर हैं,
मिलते जुलते हैं तो उनको कहेंगे एनालॉगस ऑर्गन्स। द ऑर्गन्स विच हैव डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर बट दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस। जैसे एग्जाम्पल है विंग्स जो होते हैं, पंख हैं बर्ड्स के, बैट के, इंसेक्ट्स के, अगर आप इनका ओरिजिन देखें, बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो आपको डिफरेंट मिलेगा, अलग अलग है, लेकिन फिर भी काम सारे एक जैसा करते हैं। इनके विंग्स हैं तो ये भी फ्लाई करते हैं, बैट है तो ये भी फ्लाई करता है, इंसेक्ट्स हैं तो ये भी फ्लाई करते हैं, तो इनको कहते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स। और इससे हमें ये पता लगता है कि इनके एंसेस्टर्स अलग अलग रहे होंगे, इसी कारण इनका बेसिक स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन उन एंसेस्टर्स की मजबूरी रही होगी कि उनको एक जैसे काम करने पड़े, तो इनमें मॉडिफिकेशन आ गया और बेसिक स्ट्रक्चर बेशक डिफरेंट है, इन्होंने एक जैसा काम करना शुरू कर दिया, इनको कहते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है फॉसिल्स के ऊपर या फोसाइल्स जैसा आप इनको बोलते हैं। तो फॉसिल्स क्या हैं? जो ऑर्गेनिजम्स या प्लांट्स मर जाते हैं, डेड हो गए, उनके रिमेन्स या फिर उनके इम्प्रेशंस रह जाते हैं कई बार रॉक्स वगैरह पर, और धीरे धीरे टाइम बीइंग के बाद वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं फॉसिल्स। मीन्स रिमेन्स और इम्प्रेशंस ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनको क्या बोलते हैं? फॉसिल्स। धीरे धीरे क्या होता है, जैसे ही रेत मिट्टी वगैरह आएगी उनके ऊपर जमती रहेगी, और जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं उनके अंदर ये फॉसिल्स बनते रहते हैं। बाद में जब कभी खुदाई की जाती है तब ये निकलते हैं, तब इनका पता चलता है फॉसिल्स की ये किस चीज़ का था, किस ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स का था, और उससे क्या क्या जानकारी हमें मिलती है। तो फॉसिल का इवोल्यूशन से क्या ताल्लुक है? तो 2 पॉइंट्स आप यहाँ बता सकते हैं कि इनकी स्टडी करके हम ये देखते हैं, अलग अलग टाइप के फॉसिल्स पाए गए तो उसमें ये देखेंगे किस किस के कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि ये ऑर्गेनिज्म है ये इससे इवोल्व हुआ होगा, क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर बेसिक से कुछ मिलती जुलती है। जैसे इनवर्टिब्रेट्स हैं, पहला पॉइंट आप ये बता सकते हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं, इनके फॉसिल्स और फिशिज के ऐसा लगता है इसी से बने हुए हैं, लगता है क्या, होते ही हैं। फिशिज से फिर जैसे रेप्टाइल्स वगैरह बने हुए हैं, इसी से फिर और आगे चल के मैमल्स बने हुए हैं। तो फॉसिल्स की स्टडी करके इस बात का सबूत मिलता है कि ये एक दूसरे से इवोल्व हुए हैं। दूसरा, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क्स में, ये बार बार पूछते हैं आर्कियोटेरिक्स। तो ये क्या है? ये कनेक्टिंग लिंक है किसका? रेप्टाइल्स एंड बर्ड। मीन्स जो बर्ड्स हैं वो रेप्टाइल से ही इवोल्व हुए हैं, और इसका सबूत इससे मिलता है आर्कियोटेरिक्स, क्योंकि दोनों के बीच का है। इसमें रेप्टाइल्स जैसी स्ट्रक्चर भी है, उनके गुण हैं, और बर्ड्स की प्रॉपर्टीज, गुण और उनके स्ट्रक्चर भी है, तो दोनों के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। तो इससे पता लगता है कि भी रेप्टाइल से ही इवोल्व होके बाद में क्या बने हैं? बर्ड्स बने हैं। ये आर्कियोटेरिक्स, ये आपको ज़रूर याद रखना है। अब फॉसिल्स की एज का कैसे पता लगाते हैं? तो मेन 3 मेथड्स हैं। पहला रिलेटिव मेथड, इसमें क्या होता है, हम डेप्थ देख लेते हैं कि फॉसिल अर्थ में कितनी डेप्थ पे है। तो जितना ज़्यादा वो गहराई पे होगा, इसका मतलब ये है कि पहले ऑर्गेनिज्म, प्लांट या एनिमल कोई भी मरा होगा, उसके ऊपर फिर सैंड जमा हुई और ये चीज़ें जमा होती गई, तो जितना टाइम गुजरता जाएगा उतना वो और डेप्थ में आता जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर लेयर्स जमती रहेंगी। तो जितनी ज़्यादा डेप्थ होगी, इसका मतलब उस फॉसिल की एज भी उतनी ही ज़्यादा है। ये पहला मेथड है, रिलेटिव मेथड आप इसको कह सकते हो, डेप्थ ऑफ फॉसिल्स। फिर है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का पता लगा लेते हैं। जैसे रॉक्स में सपोज यूरेनियम है, तो यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो ये देख लेते हैं इसकी कितनी मात्रा है, कितनी क्वांटिटी है रॉक्स वगैरह के अंदर, और उससे भी हमें आइडिया हो जाता है कि इनकी एज कितनी होगी। ये बहुत डिटेल्ड मेथड है जिनमें आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है, ये हमारे किसी काम के नहीं है, बस इतना याद रखना है जितना यहाँ पर आपको बताया जा रहा है इस लेवल पर, 10th वगैरह के लेवल पर। कार्बन डेटिंग, तो होता क्या है, कार्बन के आइसोटोप होते हैं। आइसोटोप होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास अलग होता है, जैसे कार्बन 12 एंड कार्बन 14। तो क्या होता है, CO2 में, एनवायरनमेंट में कार्बन 14 भी प्रेजेंट होता है। वो फोटोसिंथेसिस से प्लांट्स में भी पहुंचता है, एनिमल्स में भी पहुंचता है। तो
उससे पता लगा लेते हैं कि कोई भी फॉसिल है उसमें कार्बन 14 कितना है, इससे उसकी एज का पता लगेगा। क्योंकि कार्बन 14 की हाफ लाइफ जो है ये 5600 ईयर 5600 साल है, तो उसकी अमाउंट का पता लगा के, हाफ लाइफ मीन्स कि वो हाफ कितने समय में कंज्यूम हो जाता है। ये +2 में जब आप आगे जाके यूनिट्स पढ़ेंगे केमिस्ट्री वगैरह की, तब आपको हाफ लाइफ और ये चीज़ें समझ में आएंगी कि हाफ ऑफ द रिएक्टेंट जब रिएक्ट कर चुका होता है वो हाफ लाइफ होती है। तो इसकी हाफ लाइफ 5600 साल है। तो इससे भी हम फॉसिल्स की एज का पता लगा सकते हैं। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए ताकि उनका भी कुछ बेनिफिट हो।